हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की महामैराथन क्लास में मैं आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करा रही थी, जो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं और जिनके आने की संभावना है, जिसमें से मैंने कल आपको पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिए थे, जिससे आज जो बाकी बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कराने वाली हूँ। अगर आपने इन दोनों वीडियो को देख लिया तो आपके 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे से एक एक चीज़ों को समझाते हुए चल रही हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन, इसी तरीके की वीडियो, डीएलएड से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 2 में जो आपका पेपर हिंदी है, इसके पार्ट 2 में जो भी प्रश्न बचे थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो स्क्रीन पर पार्ट 2 का जो पहला प्रश्न है, यानी कि जो प्रश्न नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 है, वो है भिक्षुक में प्रत्यय है। मैंने आपको बताया था कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर आते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय की बात की जा रही है। तो प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो भिक्षु में उक जोड़ देने से वो क्या बन जाता है? भिक्षुक बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय आपका लगेगा? तो इसमें लगेगा भिक्षुक। उक निकलना है ना, तो उक प्रत्यय यहाँ पर लगेगा। उत्तर नंबर आ आपका सही है। नेक्स्ट है आपका लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, या विपरीतार्थक क्या है? विपरीतार्थक विपरीत का मतलब होता है, यानी विपरीतार्थक विपरीत अर्थ वाला। ठीक है, तो विपरीत अर्थ वाला यानी कि यहाँ पर उल्टा, यानी कि यहाँ पर विलोम शब्द की बात की जा रही है। विपरीत अर्थ देने वाला यानी कि उल्टा अर्थ देने वाला, या यहाँ पे विलोम शब्द की बात की जा रही है। तो लघु शब्द का जो विलोम शब्द होगा, यानी विपरीतार्थक शब्द जो होगा, वो होगा दीर्घ। आपने पढ़ा होगा ना, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये यूपी टेट सी टेट में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पर फोकस करिएगा कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं। उत्तर नंबर बाप का सही है। नेक्स्ट है आपका 54 क्वेश्चन है, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो आपको पता है कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आ से लेकर री तक कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, आहा तक। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव है, यानी उच्चारण उपयोगी अवयव कौन से हैं? तो काकल भी आपका उच्चारण स्थान है, कंठ भी है, दंत भी है। ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं? उच्चारण उपयोगी अवयव हैं। नेक्स्ट है आपका ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है कि ध्वनि विज्ञान में, ध्वनि विज्ञान की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि मानव के मुख से निकली ध्वनि का यहाँ पर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो उत्तर नंबर बा आपका क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर हमारे स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वृत्ताकार स्वर होता है और दूसरा अवृत्ताकार स्वर होता है। तो उत्तर दोनों सही है, आ और बा, इसलिए उत्तर क्या है? साप का सही है, यानी आ और बा दोनों उत्तर सही है। नेक्स्ट है आपका व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, यानी आप व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटते हैं? तो आपने पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने एक एक चीज़ों को अच्छे से समझाया है। तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से आप 3 भागों में बांटते हैं। पहला आप क्या करते थे? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, जो का से लेकर माँ तक होता है। ठीक है, दूसरा आपका है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है आपका? या, रा, ला, वा, ये 4 व्यंजन होते हैं। और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन यानी कि शा, सा, सा, हा। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये आपके 3 भाग होते हैं। व्यंजकों को उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। तो उत्तर नंबर बा आपका सही है। नेक्स्ट है आपका ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं, ये क्या होते हैं? स्वर तंत्री से कंपन से, यानी कि जो हम स्वर जो हमारे अंदर से निकलते हैं उन तंत्र के कंपन से होते हैं। श्वास की मात्रा से होते हैं, यानी कभी आप तेज किसी शब्द व्यंजन को बोलते हैं तेज
उच्चारण ध्वनि आपकी यानी जो हवा है वो तेज़ निकलती है, श्वास जो है वो तेज़ निकलती है, जैसे शा 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 हा बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि जो हमारी श्वास है वो अंदर से बहुत तेज़ी से निकल रही है। कुछ जीवा तथा अन्य अवयवों द्वारा होती है, तो उत्तर नंबर द आपका सही है। इन सभी के द्वारा ध्वनि के उच्चारण में होने वाले यत्न को हम प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से दंत व्यंजन है, तो दंत व्यंजन क्या है, आपने पढ़ा है कंठ तालव मूर्धन दंत ओष्ठ। ठीक है, पढ़ा है कंठ तालव मूर्धन दंत ओष्ठ। यहाँ पर दंत की बात की गई है, तो हम आपको सिखाए थे कि कचट तप, इस तरीके से आप पढ़ते हैं कचट तप। ठीक है, ये आप फिर से समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ही ये इस तरीके का एक प्रश्न जरूर आता है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। कचट तप यानी ये कंठ होता है, तालव मूर्धन दंत और ओष्ठ। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ये इस तरीके से याद कर लिए, कचट तप तो आपको याद रहेगा सीरियल वाइज। ठीक है, का के बाद चा आता है, चा वर्ग आता है, फिर टा वर्ग आता है, फिर ता वर्ग आता है, फिर पा वर्ग आता है। तो कंठ तालव मूर्धन दंत ओष्ठ, यहाँ पर क्या कहा गया है कि दंत व्यंजन क्या है, तो ता व्यंजन जो ता वर्ग जो है वो आपका दंत व्यंजन कहलाता है, यानी ता था दा धा ना। तो देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पर दिया है ना, तो ना आपका क्या है, दंत व्यंजन है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन है आपका, आश्चर्य हर्ष शोक उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। तो जब कभी आश्चर्य आप आश्चर्य व्यक्त करते हैं या हर्ष या शोक यानी उत्साह व्यक्त करते हैं, तो आप किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्हों का आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डा वर्ग किस वर्ग में आता है, तो टा ठा डाडा होता है नहीं, टाठा डाडा, तो टा वर्ग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधि करनी पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये श्रीमती मारिया मांटेसरी जी ने कहा है। इन्होंने कहा कि लेखन एक ऐसी शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, यानी इन्होंने लेखन विधि पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। तो ये हमारी कौन है, मारिया मांटेसरी। उत्तर नंबर 7 का सही है। नेक्स्ट है आपका जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, यानी जो कंठ से हमारे जो कंठ के स्पर्श से, कंठ के छूने से जिनका उच्चारण होता है वो क्या कहलाते हैं, तो कंठ में कौन कौन से वर्ग आते हैं, का खा गा घा, यानी का वर्ग आता है, का खा गा घा। ठीक है, ये कंठ होते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है, प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वयं अनुभव करना, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय तथा पठन अभ्याय करना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो होते हैं ये ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन होते हैं, यानी ज्ञान को अर्जन करने का साधन और ज्ञान को बढ़ाने का साधन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है कि विराम जो हमारी होती है, विराम संबंधी समस्या का जो प्रमुख कारण होता है वो विराम चिन्हों का ज्ञान न होना होता है। ठीक है, जब आपको विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा तभी तो आप क्या होगी, आपके विराम संबंधी समस्या पैदा होंगी। ठीक है, तो उत्तर नंबर आपका सही है। नेक्स्ट है विवृत स्वर हैं, तो विवृत स्वर क्या होता है, विवृत जो होता है, विवृत का मतलब होता है जिसमें मुंह पूरा खुल जाता हो। ठीक है, आ बोलते हो आप, बड़ा आ जब बोलते हो तो बच्चे क्या होते हैं, बड़ा आ कहते हैं, बड़ा आ, तो मुंह पूरा, उनकी होठें जो होती है उनकी पूरी खुल जाती हैं, तो ये आपका विवृत हो गया। लेकिन और जो आपका है ये अर्ध विवृत है, लेकिन यहाँ पे विवृत की बात की गई है और बड़ा आ यहाँ पर दिया गया है, बाकी ये सब नहीं होते हैं, तो उत्तर नंबर हमारा बा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आनंद का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो मोद भी होता है, प्रमोद भी होता है और सुख भी होता है। सुख मतलब आनंद होता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, दा उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपको पता है छ त्रंग ज्ञ और श्रा जो होता है ये आपका संयुक्त व्यंजन होता है, इया आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो आपको पता है दीर्घ स्वर जो है वो बड़ा आ हमारा है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, ये आपका क्या है, दीर्घ स्वर है, यानी जिनके उच्चारण में जो अधिक समय लगता है। ठीक है, जिनको उच्चारित करने में अधिक समय लगता है वो हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। जब जिनमें दो मात्राओं का प्रयोग होता है उन्हें वो दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो बड़ा आ आपका क्या है, दीर्घ स्वर है, छोटा आ, छोटी ई और री आपका ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट है आपका किसके उच्चारण में निचला
होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। तो जब आप बा बोलते हैं, बा बोलकर देखिए तो आपका जो निचला होठ है वो ऊपरी दांतों को छूता है। ठीक है, तो बा उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट है, जो बहुत अधिक बोलता हो यानी बहुत ज़्यादा बोलता हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द बताइए। तो जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसे हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। उत्तर नंबर 7 का सही है और देखिए 2016 में आपका पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, जागृत शब्द का विलोम है। जागृत शब्द का विलोम जो होता है वो सुषुप्त होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और डीएलएड के लिए। नेक्स्ट है, सजम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका पर्यायवाची जो होता है वो पहरेदार नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। तो महाकवि किसी की कर्म पे आधारित ये आपका समास है। तो महाकवि यानी कि कर्मधारय समास है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन थे? तो रानी केतकी की कहानी के जो रचयिता थे वो इंशाअल्लाह खां थे। कौन थे? इंशाअल्लाह खां। नेक्स्ट है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपी SSSC, यूपी PCS हर सभी में पूछा जाता है ये प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी टेट, सी टेट जितने भी एग्जाम होते हैं सब में ज़्यादातर ये फेवरेट क्वेश्चन है तो पूछा जाता है। तो कवि का जो शब्द स्त्रीलिंग शब्द है ये एक अच्छे से याद रख लीजिए, इसको अच्छे से एक बार लिख लीजिए ताकि आप भूले ना। तो कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री। या में छोटी की मात्रा और त्रा में बड़ी ई की मात्रा, कवयित्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? तो व्याकरण में आपके वचन का मतलब होता है संख्या। आप पढ़ते नहीं एक वचन बहुवचन। ठीक है, एक वस्तु होगी तो उसे हम एक वचन कहेंगे, एक से अधिक वस्तु होती है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो वचन, व्याकरण में जो वचन का सही अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो अच्छाई, देखिए जो आपको चीज़ें दिखती नहीं हैं वो क्या होती है? वो भाववाचक संज्ञा होती है। अब किसी की अच्छाई आपको दिखती नहीं है, किसी की बुराई आपको नहीं दिखती, किसी की मानवता आपको नहीं दिखती, बचपन नहीं दिखता कि ये बचपन बुढ़ापा। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? तो परिमाण बोधक विशेषण क्या है? कैसा, लाल, तिकोना, थोड़ा क्या है? परिमाण, यानी कि यहाँ पे परिमाण बताया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा आपका क्या है? ये परिमाण बोधक विशेषण है। ठीक है, लाल यहाँ पे किसी की विशेषता बताई जा रही है कि ये लाल है। ठीक है, कैसा मतलब प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, तो थोड़ा आपका क्या है? परिमाण बोधक हो गया। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आपको पता है जो प्रत्यक्ष है इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया गया है। यहाँ पर प्रत्यय नहीं बल्कि यहाँ पर पूछा जाता है कि उपसर्ग क्या है। ठीक है, ये प्रश्न ही गलत है। उपसर्ग पूछा जाता है कि यहाँ पर उपसर्ग क्या है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय शब्द का जो उपसर्ग है वो है प्रति। क्या है? प्रति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है जब आपको पता है जब भी किसी वाक्य को जब भी कोई वाक्य आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी जैसे आपने कहा राम अपने घर जाता है, फिर आपने क्या लगाया? पूर्ण विराम। ठीक है, तो जब भी किसी वाक्य में ये वाक्य के अंत में लगाया जाता है, यानी जब भी आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है, जब भी पूरा हो जाता है, तब आप किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो ये वाक्य के कहाँ लगता है? अंत में लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सूचना। सूचना लिखी गई, आप ऐसे बोलते हैं ना, सूचना लिखी गई, तो ये क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। मेरा मित्र आया था, तो मित्र आया था, तो ये आपका क्या होगा? पुल्लिंग हो गया। तुम्हें क्या उपहार दिया गया, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। अध्याय भी पुल्लिंग हो गया। ठीक है, सूचना जो है ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है चौराहा। तो 4 राहों वाला, चौराहा का मतलब क्या होता है? 4 राहों वाला। ठीक है, चौराहा यानी जिसके 4 रास्ते हों। ठीक है, 4 राहों वाला, तो उसे हम क्या, ये किस में आ गया? द्विगु समास में, क्योंकि द्विगु समास में जब भी किसी संख्या की बात की जाती है तो वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कवि शब्द का स्त्रीलिंग। देखिए फिर से वही आ गया, तो कवयित्री होता है, कवयित्री। ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण में वचन का सही अर्थ है क्या है? व्याकरण में वचन का जो सही अर्थ है, व्याकरण में वचन को हम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है संख्या। कितनी वस्तु है उसको ज्ञात करने के लिए जिस मतलब हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं, सॉरी उसे हम वचन कहते हैं। बोध कराना मतलब कितनी संख्या है उसका बोध कराना ही क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। फिर क्या, मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मरकट का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है बंदर। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है यहाँ पर बताइए। पुस्तक, पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पर पुस्तक कही गई, अब कौन सी पुस्तक ये तो नहीं बताई गई ना, इसलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ममता, ममता ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। रमेश, रमेश ये क्या है, ये आपकी पुरुषवाचक संज्ञा है, सॉरी पुरुषवाचक संज्ञा नहीं, ये आपकी संज्ञा है। और अच्छाई भी, अच्छाई है, ममता है, बुराई है, ये सब आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और हमारी जो रमेश है, रमेश तो हमारी संज्ञा है। पुस्तक ये भी हमारी किस तरीके की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट है आपका फा। फा का उच्चारण स्थान क्या है, तो मैंने अभी आपको सिखाया, क्या सिखाया मैंने, एक सेकेंड, मैंने अभी आपको सिखाया, एक बार फिर से सीख लीजिए। मैंने कहा क च ट तप, कचट तप, इस तरीके से आप सीख लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। यानी ये का वर्ग है, चा वर्ग, टा वर्ग, तागर, पा वर्ग, ठीक है। का वर्ग ये कंठ, तालव्य, तालव्य, कंठ, तालव, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, ठीक है। क्या है, ओष्ठ। तो क्या पूछा गया यहाँ पर, पूछा गया है कि फा वर्ग, तो फा किस में आता, पा फा, पा फा बा बा, ठीक है, इस तरीके से आता है। तो पा फा, तो कचट तप यानी कि कंठ, तालव, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, ये हमारा ओष्ठ में आ गया। फा वर्ग हमारा, फा का उच्चारण स्थान कहाँ है, ओष्ठ में है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, इसको भी बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा सा लाइक करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए। और इसी तरीके से फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से प्यारी प्यारी सी वीडियो में। और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।